नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि की शुरुआत करेंगे तो देहरादून में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है आज। बता दें, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष दून पहुंचे। लंबे समय के बाद ये बैठक हो रही है। कोरोना काल में पार्टी नई रणनीति बनाएगी। कोर ग्रुप में 30 मई के लिए योजना बनेगी। बता दें, सेवा कार्यों को लेकर कार्य योजना बनेगी और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी हिस्सा लेंगे। सातों मोर्चों से फीडबैक लेंगे बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार भी इस बैठक में रहेंगे। बता दें, बीजेपी दफ्तर में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया की स्क्रीन पर। कोरोना काल में जो पार्टी रणनीति तैयार करने जा रही है, बैठकों का सिलसिला जो शुरू हो चुका है भाजपा कोर कमेटी का, और तमाम गणमान्य पहुंच रहे हैं। लंबे समय के बाद ये बैठक हो रही है। तो भाजपा कोर ग्रुप की ये बैठक है आज। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष दून पहुंचे और उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोरोना काल में पार्टी जो नई रणनीति बनाएगी उसके लिए ये बैठक हो रही है। तो सेवा कार्य को लेकर भी कार्य योजना बनेगी और ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे दें कि राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। सातों मोर्चों से फीडबैक लेंगे बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार भी बैठक में रहेंगे। तो बीजेपी दफ्तर में ये बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज वन इंडिया की स्क्रीन पर। तो ये अपडेट आप तक एक बार फिर से पहुंचा देते हैं देहरादून से ये खबर। तो बीजेपी ऑफिस पर बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे में तमाम गणमान्य पहुंच रहे हैं। ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ देहरादून से संवाददाता सुदीप जैन लाइव जुड़ गए हैं। सुदीप, आपसे जानेंगे ये जो बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है और जो नई रणनीति की बात हो रही है, फिलहाल उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष देहरादून पहुंच चुके हैं। वो एयरपोर्ट पे सुबह 11 बजे पहुंचे थे। वहां से पहले बीजापुर गेस्ट हाउस गए और वहां से पार्टी दफ्तर आए। उनके साथ प्रदेश भाजपा प्रभारी दुष्यंत कुमार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, महामंत्री संगठन अजय कुमार भी साथ में थे। प्रथम चरण में मोर्चों और संगठनों, जो पार्टी के इंटरनल मोर्चे जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, इनके साथ बैठक शुरू हो गई है। शाम 4 बजे से कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी। कोर कमेटी में सभी पूर्व मुख्यमंत्री, महामंत्री संगठन मंत्री धन सिंह रावत व राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। करीब 2 घंटे तक एक बैठक है। इस बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। दरअसल 30 तारीख को सेवा दिवस मना रही है भारतीय जनता पार्टी। पहला तो इसकी समीक्षा करेंगे कि कैसे गाँव गाँव जाकर कार्यकर्ता लोगों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामकाज की जानकारी देंगे, उनसे संपर्क करेंगे। कोविड में क्या राज्य सरकार ने किया है इसकी जानकारी देंगे। दूसरा, आगामी चुनाव को लेकर भी एक रणनीति बननी है कि आगामी विधानसभा, क्योंकि राज्य उत्तराखंड चुनावी वर्ष में चल रहा है, 7 से 8 माह बाद चुनाव होना प्रस्तावित है। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है और दिल्ली से आए हैं, तो सीधे तौर पर जो शाम की कोर कमेटी बैठक है इसमें विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होना तय माना जा रहा है। बीएल संतोष कल भी देहरादून में रहेंगे। कल वो कुछ विधायकों के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे, यानी ऑनलाइन जुड़ेंगे, क्योंकि कोविड पेंडेमिक चल रहा है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं तमाम जो तैयारियां हैं वो साफ नजर आ रही हैं और खासतौर पर उद्देश्य अगर देखा जाए तो चुनाव एक बड़ा उद्देश्य साबित होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, पार्टी को 2 संदेश देने हैं। पार्टी के सामने पहला, डैमेज कंट्रोल तो जनता में ये देना है कि उन्होंने अपना, यदि सरकार इतनी बहुमत की थी, 4.5 साल अच्छे काम यदि हुए तो फिर अंत में मुख्यमंत्री क्यों बदला गया, पहली चुनौती। दूसरा, कोविड के पेंडेमिक में जो सवाल उठे, जो लापरवाहियां तमाम प्रकार की सामने आई और जो पार्टी के जो नेता विधायक है उनके साथ जनता की जो बदसलूकी या भद्रता हुई, उसके पीछे क्या जनता की नाराजगी एक वजह है, ये भी एक विषय चर्चा का हो सकता है, सूत्र ऐसा बताते हैं। तो राष्ट्रीय महामंत्री है बीएल संतोष, उनकी रिपोर्ट दिल्ली में बहुत मायने रखती है। लिहाजा प्रदेश संगठन ने भी पूरी तैयारी की है एक एक कार्यकर्ता के लिए लिहाज से, ताकि सही रिपोर्ट उत्तर उनके सामने पेश हो।
आप बने रहिए, हम आगे भी अपडेट्स लेंगे आपसे। देहरादून से ही खबर, महेश जीना ने विधायक पद की शपथ ले ली है। बता दें, स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ये शपथ दिलवाई। सल्ट उपचुनाव में जीत के विधायक बने हैं जीना, तो मुख्यमंत्री भी रहे और शपथ ग्रहण में मौजूद रहे मुख्यमंत्री। तो कई मंत्रियों ने जीना के शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया है। पार्टी कार्यकर्ता और विधायकों में जबरदस्त उत्साह दिखा है इस दौरान। भारी बहुमत से जीना जी ने सल्ट विधानसभा जीती है और निश्चित है कि वहाँ की जनता के जिस प्रकार के विकास के कार्य और जो पाइपलाइन में सुरेंद्र जीना जी के द्वारा किए गए काम, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित है कि जो उनके बाद अब हमारे जीना जी ने जो सीट जीती है वो भारी बहुमत से, कल्पना नहीं की जा सकती है कि 5000 लगभग मतों से और जीत सुनिश्चित की है। वो विश्वास जीना जी पे लोगों ने जताया है और उस विश्वास में ये खरे उतरेंगे और निश्चित है कि वहाँ की जो समस्या हैं, वहाँ के जो विकास के कार्य हैं, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। भाई सुरेंद्र सिंह जीना की सीट थी, लेकिन उनके निधन के बाद मुझे इस सीट पर चुनाव लड़ना पड़ा और मेरा पूरा प्रयास है कि जो भी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने सल्ट के लिए सपने देखे थे उनको पूरा करना ही मेरा दायित्व है और उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। और ये जीत मेरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता के मुझे विजयी बनाया। उसके लिए मैं जनता का दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाई सुरेंद्र सिंह जीना की सीट थी, लेकिन उनके निधन के बाद मुझे इस सीट पर चुनाव लड़ना पड़ा और मेरा पूरा प्रयास है कि जो भी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने सल्ट के लिए सपने देखे थे उनको पूरा करना ही मेरा दायित्व है और उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। और ये जीत मेरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता के मुझे विजयी बनाया। उसके लिए मैं जनता का दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाई सुरेंद्र सिंह जीना। सुदीप जैन लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुदीप, महेश जीना ने विधायक पद की शपथ ले ली, तमाम गणमान्य मौजूद रहे, मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति तय की जा रही है। सुदीप, मेरी आवाज मिल पा रही है? सुदीप से संपर्क टूट चुका है शायद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो विधायक बने हैं महेश जीना और जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं बीजेपी की तैयारी की, तो तैयारी भी पूरी दिख रही है। पौड़ी से खबर, तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, एक युवक के मौके पर ही मौत हो गई, 4 घायल बताए जा रहे हैं। घोड़ीखाल निसड़ी मार्ग पर यह हादसा हुआ है। इस वक्त की ये खबर पौड़ी से आप तक पहुंचा रहे हैं। तेज रफ्तार कार खाई में गिरी और इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, 4 घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें घोड़ीखाल निसड़ी मार्ग पर यह हादसा हुआ। आपको बता दें, घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलेरो जो है वो खाई में चली गई। यहाँ बुआ खाल के पास मिस्री सैंड गांव है, वहाँ 4 लोग हैं। ये 4 में से 3 क्रिटिकल में हैं, 1 स्टेबल में। एक प्राइवेट गाड़ी से हैं, 3 जो हैं 108 से लाए गए हैं। अभी इनका सीटी और ट्रीटमेंट जारी है। उसमें से 2 और भी ज़्यादा रिस्क में हैं, 1 फिलहाल स्टेबल है। बस ये स्टेटस है, बाकी हम लोग लगे हैं। और वहीं टिहरी जिले के खाड़ी सीएचसी में कोविड सेंटर बनकर तैयार हो गया है। कोविड संक्रमित मरीजों का यहां इलाज किया जा रहा है, इलाज के लिए भर्ती किया जा सकता है। बता दें, बुधवार को यहां निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि खाड़ी सीएचसी में 80 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है। इसमें
18 कंसंट्रेटर भी उपलब्ध हैं। शीघ्र ही यहां कोविड सेंटर में ऑक्सीजन का प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीएससी में संचालित होने वाली ओपीडी को दूसरे भवन में शिफ्ट किया जाएगा। इससे यहां ओपीडी के मरीजों को इलाज के लिए अन्य जगह नहीं भटकना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र भंडारी ने खाड़ी सीएससी में कोविड सेंटर बनने पर कैबिनेट मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस कोविड सेंटर में टिहरी जनपद के ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बता दें, इस दौरान उप जिलाधिकारी, चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कृषि अधिकारी उपस्थित रहे। खाड़ी में आज मेरे द्वारा जो प्रस्तावित हमारा कोविड हॉस्पिटल बन रहा है उसका भ्रमण किया गया और तकरीबन उस समय आज की तारीख में इस समय उसमें 80 बेड पूरी तरह से तैयार हैं और करीबन इस समय 18 कंसंट्रेटर हैं और शीघ्र ही वहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जो ओपीडी को है, ओपीडी के लिए जो वहाँ पर जो रेगुलर ओपीडी हुआ करती थी उसको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन आज खाड़ी का अस्पताल पूरी तरह से लेस है और अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो हम तो हल्द्वानी में सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र बनभूलपुरा है, जहां करीब 1 लाख लोग रहते हैं। यहां पर ऐसे में यहां कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का खुलना बेहद जरूरी है। वहीं बनभूलपुरा की जरूरतों को समझते हुए अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने डीएम नैनीताल को क्षेत्र में 2 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाने के संबंध में एक पत्र लिखा है। मजहर नईम नवाब का कहना है कि क्षेत्र में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है। यहां आबादी ज्यादा होने की वजह से लोगों को कोविड वैक्सीन लगानी बेहद जरूरी है। क्षेत्र में ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज और सीएससी में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किया जाए। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि डीएम नैनीताल से उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और जल्द ही कोविड वैक्सीनेशन सेंटर खुल जाएगा। देखिए, एक हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है छोटा, जो बनभूलपुरा में हॉस्पिटल की पिछले दिनों हमने उसकी एक बाकायदा जो है एस्टीमेट भी बना उसका 37 करोड़ रुपए का, वो प्रोसेसिंग में है क्योंकि वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई उसकी। अभी उसका काम अधूरा पड़ा है, लेकिन वहाँ पर वो इमरजेंसी सुविधा है। वहाँ हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर वैक्सीन सेंटर खुले क्योंकि 1 लाख से ऊपर की आबादी बनभूलपुरा की है। डोईवाला ब्लॉक के ग्राम सभा मारखम ग्रांट में आज 45 से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में वैक्सीन लगाने को लेकर उत्साहित लोगों ने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य पूर्व ग्राम प्रधान परविंदर सिंह का आभार जताया। वहीं 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन का अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें, वैक्सीन लगवाने आए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए हैं। बता दें, परविंदर सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिसका नंबर आता है वो व्यक्ति वैक्सीन जरूर लगवा ले और इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन जरूर करें, क्योंकि हम लोग जागरूक होकर कोरोना को खत्म कर सकते हैं। सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है कि जैसे लोगों में एक इच्छा थी कि हमारे जो वैक्सीन है हमारे घरों में आकर के लगे, इसी तरीके से आज बुल्लावाला राजकीय इंटर कॉलेज में कैंप लगाया जा रहा है, जो कि 45+ लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसका आज टीकाकरण किया जा रहा है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, ग्राम प्रधान जी के माध्यम से यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों में उत्साह है और लोग उत्साहित होकर के वैक्सीन लगवाने यहाँ पर आ। आज 45 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों का दूसरा चरण यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज बुल्लावाला में लगाया जा रहा है। इससे ग्रामवासियों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है और हमने 18 से 45 साल वालों की भी डिमांड करी है और बहुत जल्द 18 से 45 साल वालों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी और यहाँ पर कैंप लगाकर उनको भी टीकाकरण किया जाएगा और यह सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। और वहीं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जहां प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम दावे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किए जा रहे हैं, वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावों में
राज्य सरकार के ये सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबौ में पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड दे दिया गया है। पीपीपी मोड में जाने से पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि निजी हाथों में देने के बाद यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, मगर हुआ कुछ भी नहीं। हालात इतने खराब हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टेटनेस का इंजेक्शन तक मौजूद नहीं है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीपीपी मोड में जाने के बाद यहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी होंगी। अस्पताल इंचार्ज जगत गोदयाल ने कहा है कि अस्पताल के स्टॉक में टेटनेस के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लोगों को इंजेक्शन लगवाने के लिए पौड़ी रेफर किया जा रहा है। यह हाल उस अस्पताल का है जहां के विधायक प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हैं, जो राज्य सरकार से लेकर केंद्र में अपनी पहुंच रखते हैं। अगर इसके बावजूद भी अस्पताल की ये स्थिति है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अन्य अस्पतालों का क्या हाल होगा। कि ग्राम भूंगा से थी, बिल्कुल असहाय महिला वो थी और उनका एक छोटी सी इंजरी हो गई थी, हाथ में पत्थर गिरने से हाथ कट गया था। उनको मैं पावर ब्लॉक हॉस्पिटल में लेके आया तो यहाँ पे एक टेटनिस का भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। इतना दुख होता है। आज ये हॉस्पिटल पीपीपी मोड में जा चुका है। ट्रिपल पी मोड में जाने के बाद भी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं। आखिर क्षेत्र के लोग चाहते क्या हैं? मैं सब लोगों को यही सूचित करना चाहता हूँ कि आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग क्यों नहीं एकजुट होकर, एकमुठ होकर इस हॉस्पिटल के खिलाफ एक लड़ाई लड़ें, एकत्रित होकर एक जंग लड़ें, ताकि हमारे क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सुविधा। हाँ सर, ये टेटनिस के इंजेक्शन दो तरह के आते हैं। एक तो प्लेन जो टीटी है वो है नहीं हमारे पास अवेलेबल, प्लेन टीटी जो लगता है, और एक टीकाकरण का आता है बच्चों का, वो तो है। बच्चों के टीकाकरण वाला वो डिप्थीरिया के साथ मिक्स होकर आता है, वो है। और जो प्लेन टीटी है वो हमारे पास नहीं है। क्या कारण होगा कि नहीं? ये सर जो डिमांड देते हैं फार्मेसी वाले, ये कहते हैं बाहर से नहीं आ रहे। मात्र 10 रुपये का बाजार में उपलब्ध है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 10 रुपये तक आते हैं। अस्पताल में उपलब्ध नहीं? हाँ जी, यहाँ है नहीं। कोरोना काल में सामाजिक और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना मरीजों की मदद करने के साथ दिहाड़ी मजदूर की भी मदद कर रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के कई माध्यमों से मदद की जा रही है। वहीं मसूरी में भाजपा मंडल, मसूरी भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के सहयोग से मसूरी में कोरोना मरीजों को पौष्टिक आहार देने का काम भी किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया कि मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के बाद मसूरी में भाजपा कार्यकर्ता पिछले 21 दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों को नाश्ता, फल और पौष्टिक आहार देने का काम कर रहे हैं, जिससे मरीजों को लाभ मिल सके, वहीं संक्रमित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके। इसकी मॉनिटरिंग भी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खुद की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में कोरोना काल में पर्यटन व्यवसाय पूरी तरीके से ठप हो गया है। उन्होंने कहा कि मसूरी के 13 वार्डों में कैबिनेट मंत्री की तरफ से राशन वितरित किया जाएगा। साथ ही भाजपा मंडल हर वार्ड में ऑक्सीमीटर बैंक भी स्थापित करवाएगा। साथ ही ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, इसको लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा भी बढ़ा दी गई है और जल्द मसूरी में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना भी की जाएगी। माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार उनके द्वारा बताया गया था कि जिस तरह से पूरे पिछले साल में कोविड-1 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने मोदी किचन चलाकर 500 से ज़्यादा लोगों को एक समय में भोजन उपलब्ध कराया था, जिसमें ज़रूरतमंद मसूरी के तो थी, साथ में माइग्रेट लेबर्स भी थी। उसी तरह से उसी तर्ज पर यहाँ पर माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार यहाँ पर जो कोविड पेशेंट्स हैं जो एडमिट हैं सिविल हॉस्पिटल में, उन तक जो है सुबह का नाश्ता पहुँचाया जाता है। देहरादून में बाबा रामदेव के विरोध में कांग्रेस उतर आई है। बता दें, युवा कांग्रेस ने बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने शहर कोतवाली में तहरीर दी है। बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की वहां उन्होंने मांग की है। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। बाबा रामदेव के खिलाफ तहरीर दी गई है। आज युवा कांग्रेस उत्तराखंड द्वारा बाबा रामदेव के खिलाफ, जो एलोपैथिक पद्धति के खिलाफ निरंतर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, देश का माहौल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड पुलिस से ये मांग की गई कि उनके खिलाफ एनएसए के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा कायम किया जाए, उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। ऐसा व्यक्ति जो एलोपैथिक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, जिस एलोपैथिक पद्धति के कारण, डॉक्टरों के कारण, नर्सिंग स्टाफ के कारण भारत के कोरोना की स्थिति निरंतर स्थिर हो रही है और सही हो रही है, ऐसे व्यक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत दुर्भाग्य की बात है। जहां एक और कोरोना के
दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। वहीं इस महामारी में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अब कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बाद लोगों में दहशत पनपने लगी है। ये तीसरी लहर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद घातक बताई जा रही है। इस महामारी से निपटने के लिए लोगों को जागरूक होकर महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयार होना होगा। नगर पालिका मंगलौर पूरे कस्बे को सैनिटाइज करने का काम लगातार कर रहा है। नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद ने बताया कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की चेतावनी के बाद उससे निपटने की तैयारी में हम जुटे हुए हैं ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। साथ ही नगर पालिका के लोगों से भी ये अपील की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। टैंकर नगर पालिका के मुस्तकिल स्प्रे कर रहे हैं। हमारे यहाँ 10 से 15 लोग जो है वो कंधे वाली मशीन से लगातार डोर टू डोर स्प्रे कर रहे हैं। ये सब सोडियम हाइपोक्लोराइड का हम लोग करा रहे हैं। इसको मंगाने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि इस मौसम को देखते हुए और भविष्य की जो तीसरी लहर बताई जा रही है उसके लिए ये तैयारी है कि ईश्वर ना करे, अल्लाह ताला ना करे कि तीसरी लहर फिर आए और देश को नुकसान उठाना पड़े। और फिलहाल देवभूमि में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।